चुकी है। इस समय 6:30 बजे का वक्त है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कर्मी लगाए गए हैं वहां से वो लोग जा रहे हैं, अपना पास दिखा करके अंदर एंट्री कर रहे हैं। और चीजें बड़ी व्यवस्थित हैं इस बार, जो है सख्ती है, पुलिस की सख्ती ज्यादा है। जिसको कि अपना वेरिफिकेशन कराना है अंदर मतदान कर्मी बनने के लिए, वो 1 घंटे पहले जो है गाइडलाइन जो यहाँ पे है, जो अधिकारियों ने निर्देश बनाया है उसको लेकर के जा रहे हैं। 14 टेबल लगाए गए हैं, कुल 32 राउंड की मतगणना होनी है। दोपहर तकरीबन 1 बजे तक जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी कि किसके सर पे ये उपचुनाव की जीत का सेहरा बनेगा। बीजेपी ने भी अपने जो तगड़े प्रत्याशी हैं सुचिस्मिता मौर्य, उनको मैदान में उतारा था। वो एक बार यहाँ पे विधायक भी रह चुकी है। दोबारा उनका टिकट कटा, निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर विनोद बिंद, उनको टिकट दिया गया। और उसी तरीके से सपा ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट को यहाँ पे उतारा है। तो देखिए, यहाँ पर जो सीधी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो बीएसपी भी यहाँ पर मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बीएसपी की भूमिका को किस तरह से इस सीट पर देख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ का समीकरण कह रहा है? पवन, बसपा के यहाँ पे कोर वोटर हैं वो निर्णायक की भूमिका में है। बसपा ब्राह्मण को प्रत्याशी को टिकट दिया जिसमें तकरीबन ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई और बसपा के जो कोर वोटर है वो साधने की कोशिश की गई। अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जितने वोट बसपा को आज यहाँ पे पड़ेंगे वो कहीं न कहीं बीजेपी के खाते से कटेंगे और बीजेपी की राह जो है वो मुश्किलों से बसपा यहाँ पे आज भर देगी। क्योंकि एक बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक के लिए कहा जा रहा था, ब्राह्मण वोट बैंक और जो दलित वोट बैंक था वो यहाँ पे अगर मिलाते तो बसपा कहीं न कहीं जीत की ओर बढ़ जाती। लेकिन ब्राह्मणों ने इनका साथ नहीं दिया और लास्ट अंतिम क्षणों पे वो पलटी मार गए। दूसरी जो पार्टियां जो उनकी साधने की जुगत में रही वो कामयाब रही हैं। हालांकि सपा भी बसपा की तरफ झांक के जो उनके कोर कैडर वोट हैं, दलित वोट, उनकी सेधमारी करने में भी कहीं न कहीं अगर लोगों की बात करें तो सफल रही है। क्योंकि बसपा यहाँ पे 2 कंडीशन में आई है, एक बीजेपी के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि वोट कटवा और सपा के लिए फायदेमंद साबित हुई। क्योंकि दलित जो वोट है वो वोट जो है बसपा का जो है खिसकाने में जो सपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर ज्योति बिंद वो कामयाब रही हैं। ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, 9 सीटों पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। मतगणना जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर देखिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और सचिन मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए मतगणना जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है मतगणना को लेकर? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए मयूरी, इस समय हम कुकड़ा मंडी स्थल पर मौजूद है, जहां अब से कुछ देर बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और कड़ी पुलिस फोर्स के बीच ये काउंटिंग शुरू होगी। हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं, ये काउंटिंग स्थल है जहां अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही समय पूरा होगा काउंटिंग स्थल का तो ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जो यहाँ फाइट मारनी जा रही है वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा और बीजेपी और आरएलडी की जो संयुक्त प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, उन दोनों के बीच मानी जा रही है। हालांकि यहाँ 57% ही मतदान हो पाया था पुलिस की सख्ती के बावजूद। मुस्लिम कई बहुमूल्य इलाकों में पुलिस पर आरोप लगा था कि पुलिस ने एक पक्ष होकर मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया। कई ऐसी तमाम वीडियो थी जो पुलिस पर आरोप लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज लग रहा था कि वो 40 से नीचे रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता थे उनमें उत्साह था। जब एक बार वोट नहीं डाल पाए तो दोबारा गए, दोबारा नहीं गिर पाए तो वो तिबारे गए। तो वोटों का अधिकार जो मतदाता का था वो उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और 57.10% जो यहाँ मतदान हुआ था मयूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लड़ाई यहाँ भी बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है। लोकेश के पास चलेंगे। लोकेश, देखिए थोड़ी ही देर में जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और जो 9 सीटों पर 90 प्रत्याशी हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी काउंटिंग स्टेशन पर हैं और काउंटिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। धीरे धीरे मतदान कर्मी जो है वो भीतर की तरफ आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। कुछ बूथ एजेंट्स जो है, ये प्रत्याशी भी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, ये आ गए हैं। आप आज़ाद समाज पार्टी से हैं सतपाल जी। ये मेरे सतपाल चौधरी जी जो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी हैं।
ये बताइए आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और किस तरीके की व्यवस्था है काउंटिंग को लेकर? काउंटिंग और प्रशासन का पूरा अभी तक जो रोल है वो पारदर्शी रहा और निष्पक्ष चुनाव हुआ। ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई विपक्षी निष्पक्ष चुनाव की बात कह रहा है। अन्य सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाकी की वहाँ पर समस्याएं थी, और जगह शिकायत आई है लेकिन गाजियाबाद में शिकायत नहीं है। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या क्या गाइडलाइन आप लोगों को दिए गए हैं कि अंदर क्या फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तो रोक दिया गया है बाहर? इनको रोक दिया गया, बाकी सब व्यवस्थाएं अंदर। बाकी अब पता चलेगा काउंटिंग में क्या होता। बीजेपी है, कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक जो रहा वो ठीक रहा गाजियाबाद में। चलिए, ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सतपाल चौधरी, वो आए थे, वो अभी एंटर कर रहे हैं भीतर और उन्होंने ये बात कही कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ जरूर है लेकिन ये बीजेपी है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के आरोप जो है वो चुनाव और काउंटिंग के दौरान लगते रहते हैं और हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़े ही तरीके से इस बार जो है वो चुनाव कंडक्ट कराया। कहीं से कहीं तक इस बार शिकायत नहीं मिली। कुछ शिकायतें ज़रूर थी लोगों की कि वोटर लिस्ट उनके घर तक नहीं पहुंची। एक ही घर के अंदर, खासकर मुस्लिम क्षेत्रों से ये शिकायतें थी कि एक ही घर के अंदर कई सारे वोट्स काट दिए गए। वोट थे तो पति और पत्नी के वोट अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर कर दिए गए। तो इस वजह से भी कई जगहों पर वोटिंग जो परसेंटेज कम रही है, इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है। तो अभी तैयारियों के तौर पर आप बताऊं आपको तो ऑब्जर्वर यहाँ पर भीतर पहुँच चुके हैं। उनकी देखरेख में तकरीबन 7:45 बजे जो है वो सारी सील्स सभी जो यहाँ पर प्रत्याशी होंगे या उनके एजेंट्स होंगे उनकी मौजूदगी में खोले जाएंगे। जो स्ट्रांग रूम है, सील को खोले जाने के बाद वहाँ से एक एक करके ईवीएम जो है वो काउंटिंग हॉल तक लाई जाएंगी और वहाँ पर उनको फिर से डीसील किया जाएगा, क्योंकि बॉक्सेस में रखी रहती हैं। वहाँ से फिर से डीसील करके वो एक एक टेबल तक ले आ जाएंगी और वो पहले टेबल होगी, काउंटिंग टेबल, फिर एआरओ टेबल होगी और फिर उसके बाद आरओ की टेबल होगी और फिर फाइनल जो टेबुलेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के साथ साथ मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक एक करके जो है वो चुनाव के नतीजे या रुझान कहें तो ईवीएम के पहले रुझान, जैसे हम तक अब तक कई सारे चुनाव कवर करते आए हैं 20 सालों में, तो पहले जो चुनाव है वो चुनाव के असली रुझान 8:30 से 8:45 बजे के बीच में आएंगे। और क्योंकि साथ साथ बैलेट यूनिट भी काउंट, जो पोस्टल बैलेट है अब वो भी काउंट होते रहेंगे, तो उनकी भी डेटा टेबुलेशन बाद में आ जाएगी कि आखिर कितने हैं। तो जो प्रोसेस है वो इस तरीके से शुरू होगा और ये सारा प्रोसेस ऑब्जर्वर अपनी मौजूदगी में कराएंगे और जो आरओ और एआरओज हैं उन्हीं की मौजूदगी में सब कुछ कैरी आउट किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे पोलिंग जो ये काउंटिंग स्टेशन है इसके बाहर अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। एक एक करके जो अलग अलग पार्टियों के एजेंट्स हैं वो अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब एक भीड़ की स्थिति देखी जा रही है और यहाँ पर 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर एजेंट्स के लिए एंट्री गेट है, राइट साइड पर जो है वो केवल ऑफिसर्स के लिए है और इसी एंट्री गेट से मीडिया, ऑफिशियल्स और तमाम लोग जो है वो एंटर करेंगे। तो ऐसे में कुछ ही देर का इंतज़ार है, चूँकि अब 6:30 से ऊपर का समय हो चुका है, करीब 1.5 घंटे के बाद हो जाएगा और 7 बजे तक जो है 7:30 बजे तक हॉल के अंदर एंट्री हो जानी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे करके देर से सही एंट्री तो दी जाएगी, लेकिन अगर कोई लेट करता है या ऑफिसर जो कोई एजेंट्स लेट होता है तो वो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ किस तरीके का वो भीतर क्या उन्हें जाने की परमिशन होती है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 8 बजे के बाद ईवीएम खुलते ही काउंटिंग शुरू हो जाएंगी। तो देखिए तैयारियां जो हैं वो भरपूर कर ली गई हैं। महज कुछ ही घंटों में जो है वो मतगणना भी शुरू हो जाएगी। रुझान जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। सचिन मीरापुर सीट से बने हुए हैं। सचिन, देखिए जब वोटिंग हो रही थी इस सीट पर भारी बवाल देखने को मिला था। आज जो है वो मतगणना होगी, तैयारियां आपने बताई किस तरह से की जा रही हैं, क्या बवाल की संभावना है? क्योंकि जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे धीरे धीरे, तो किस तरह से माहौल देखने को अभी मिल रहा है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि भारी बवाल यहाँ देखने को मिला था। देखिए मयूरी, जिस तरह से चुनाव के दौरान देखा गया था कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं कई जैसी हुई थी, जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। इसी कंडीशन को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है और जो कुकड़ा मंडी जहां आज काउंटिंग होनी है इसके आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है पर्याप्त, और सभी को हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रत्याशी का कोई भी समर्थक सड़क पर उतरकर हंगामा प्रदर्शन किसी तरह का ना करे। अगर कोई करता मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 7:30 बजे तक जो एजेंट है पार्टियों के वो यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे जो ईवीएम मशीन है, पहले बैलेट पेपर के जो पोस्टर की वो है उसकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी है वो भी काउंटिंग स्थल पर पहुंचने मयूरी शुरू हो गए हैं और अनुमान यही है कि जैसे ही 8 बजेंगे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीन की गिनती होगी।
हालांकि 11 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, लेकिन आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कुछ देर बाद कि यहाँ से कौन जीतेगा। लेकिन इसके परे समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा और दूसरी ओर जो आरएलडी की प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, इन दोनों के बीच ही कड़ाके की टक्कर है। इसके परे की अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखा गया था कि पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे इस उपचुनाव के दौरान कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में पुलिस ने मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया है। कारण था कि लोगों का आरोप था, कई तरह की वीडियो थी कि पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं को परेशान कर रही थी। हालांकि इन आरोपों के बीच भी जो मतदान था वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था और 57.10% जो यहाँ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुआ था। तो अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम पार्टियों के और सचिन देखिए इस सीट पर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है, तो ये कितनी मजबूत नजर आ रही है इस सीट पर? देखिए बसपा के प्रत्याशी की एक बात जरूर देखी गई है कि इस उपचुनाव में बसपा का प्रत्याशी कहीं भी मैदान में नहीं देखा गया है और ना ही बसपा का कोई बड़ा लीडर इस क्षेत्र में पंचायत या फिर अन्य कुछ जैसी वोटरों को रुझाने के लिए आता है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव मीरापुर में जो था उसमें बसपा तो इस चुनाव से काफी दूर थी, लेकिन इसमें एक खासी बात ये थी कि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे जाहिद हुसैन, उनकी एंट्री बड़ी अच्छी थी क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक काट रहे थे, वो जाटव समाज की वोट बैंक काट रहे थे और वो लोकल है तो इसके अन्य भी उन्हें कहीं वोटें मिल रही थी। लेकिन जैसे ही जब पुलिस की सख्ती मुस्लिम इलाकों में देखी गई तो मामला लग रहा था कि पहले से कि मामला यहाँ तिकोनिया होगा, आरएलडी, सपा और असपा। लेकिन उसके बाद जब पुलिस की सख्ती देखी गई तो ये साफ जाहिर हो गया था कि अब यहाँ टक्कर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि मुस्लिम जो बढ़ता दिखाई दे रहा था वो पुलिस की सख्ती के बाद समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अब से कुछ घंटों बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार मीरापुर की जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार अपने मत का प्रयोग किया है और यहाँ से मीरापुर की जनता किन मुद्दों पर अपना वोट देकर किस विधायक को चुनना चाहती है। जी पवन, देखिए इस सीट पर क्या कुछ जातीय समीकरण है और जब वोटिंग हो रही थी आपने जनता से बातचीत की है, इस सीट को अच्छी तरह से कवर किया है, तो जनता के बीच क्या मुद्दे नजर आए हैं? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत फैक्टर है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे बड़े प्रभावी रहे हैं। क्योंकि एक यहाँ पे पुल भटोली गंगा नदी का किनारा है और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ी समस्या उनको बाढ़ के दिनों में कटान की होती है, क्योंकि मिट्टी का कटान धीरे धीरे होता है और लगभग गंगा का जो एक जलस्तर का एरिया होता है वो उनके घरों तक जाता है। तो लगातार क्षेत्र के लोग ये मांग उठा रहे थे, सिंचाई की उनकी बड़ी समस्या थी, मझवा क्षेत्र में सड़कों की बड़ी समस्या है, क्योंकि ग्रामीण नगर विधानसभा से सटा ये इलाका है और लोग शहरों की तरफ आते हैं। चिकित्सा को लेकर के यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं किया गया है, तो यहाँ के लोग इसके पहले भी पंडित लोकपति त्रिपाठी के जो काम थे उनको याद कर रहे थे, क्योंकि बड़ी सीट थी, सपा के लिए भी मुश्किलों से भरा था, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी का इस सीट पे खाता नहीं खुला था। अगर आज के समीकरण देखिए बनते हैं तो सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। अगर उनका अगर कैंडिडेट जो है अगर वो जीतती है तो वो सबसे बड़ा ये समीकरण यहाँ का बिगाड़ेंगी, क्योंकि जोड़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो खाता खोलेंगे और पहली विधायक समाजवादी पार्टी से होंगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो पार्टियां थी वो अपना जाति समीकरण सेट करके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण वोट बैंक था, उसके बाद दलित था, निषाद समाज की सीट थी और इस सीट पे संजय निषाद को जब टिकट नहीं मिला तो उसके अंतिम दिनों तक उनसे कभी प्रचार नहीं कराया गया। तो निषादों की जो है ना वो सबसे बड़ी नाराजगी संजय निषाद को लेकर के थी कि अंतिम दौर तक वो एक बार भी यहाँ पे प्रचार करने नहीं आए। और जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी डॉक्टर ज्योति बिंद, वो निषादों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही हैं। जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र रहे हैं वहाँ पे उनको सपा समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके जो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद, इनके भी अच्छे खासे वोटर हैं, क्योंकि बिंद समाज इनका पूरा आता है और बिंद समाज का वोट नहीं बटा इस बार, क्योंकि वो एक तरफा वोटिंग किए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग किए हैं। और कुछ जगहों पे, एक दो जगहों पे थोड़ी बहुत शिकायत भी आई थी समाजवादी पार्टी के जो पक्ष के मतदाता थे उनको परेशान करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब मीडिया पहुंची तो उसके बाद से स्थितियां क्लियर होने लगी। वहाँ पे मौके पे डीएम एसपी भी पहुंचे थे और जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी वो स्वतः रूप से
वो कहीं बाधित यहाँ पे नजर नहीं होती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे अगर बात करें बीजेपी की, अगर प्रत्याशी की बात करेंगे तो बीजेपी के प्रत्याशी का ये भी रहा है कि यहाँ पे वो निर्विरोध की बात करेंगे तो वो निष्पक्ष रही है, लगातार उनको लेकर के कहीं फील्ड में कोई शिकायतें नहीं थी। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था उनके पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो उनके पिता पहले से ही विवादित रहे हैं, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के अच्छी खासी उनको नाराजगी इस बार भी झेलनी पड़ी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सबसे पहले तो दीपक जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनको वोटिंग के लिए एक तरफ मन बनाया, लेकिन जब वो रमेश बिंद की तरफ जब झुके तो उसके बाद इनको ब्राह्मणों की अच्छी खासी नाराजगी भी झेलनी पड़ी। चाहे वो कई बार जनसभा हो जाए वहां पे भी इनका विरोध हुआ। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर थे उनसे भी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ